नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जिस तरीके से भारत की टॉप लीडरशिप से लगातार संकेत आ रहे हैं कि भैया ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी हो सकता है। प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सेना के अध्यक्ष हो, एयरफोर्स चीफ हो, एनएसए हो, हर कोई ये संदेश दे रहा है कि इस बार पाकिस्तान ने कोई गलती की तो ऑपरेशन सिंदूर 2 पहले वाले से ज्यादा व्यापक और बड़ा होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2 की, उससे कहीं ज्यादा जल्दी आसिम मुनीर को है। इसलिए बार बार वो ये कहता है कि भैया इस बार भारत पे जो हमला होगा ना, वो भारत के स्ट्रेटेजिक जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर हमला किया जाएगा। उसका रक्षा मंत्री ये कहता है कि भैया इस बार भारत पे हमला ईस्ट से होगा। कभी लश्कर तैयबा का जो महिला विंग है जमात मोमिनात, उसको एक्टिव करने की बात चलती है। कभी बात आती है कि भारत पे इस बार कोई मैरीटाइम हमला किया जाएगा। लश्कर तैयबा की पूरी तैयारी इस बार समुद्र के रास्ते कुछ करने की है। उनका पूरा यह प्रयास है कि भारत किसी भी तरीके से जो उसका वेस्टर्न फ्रंट है उस पर नजर बनाए रखे। लेकिन भारत इंटरनल जो सैनिटाइजेशन है, जो 0.5 फ्रंट है, उसके खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन जो जानकारी इस बार बांग्लादेश से निकल कर आई है, वो कहीं ज्यादा खतरनाक है कि किस तरीके से बांग्लादेश से, जो ख्वाजा आसिफ ये कहता था कि इस बार भारत पे हमला ईस्ट से होगा, तो ईस्ट में क्या असली तैयारी चल रही थी और जो जानकारी सामने निकल कर आई है, और किस तरीके से अजीत डोभाल की एक टिप उन्होंने दी और किस तरीके से बांग्लादेश में पूरा का पूरा आईएसआई का जो नेक्सस है वो धराशायी हो गया। क्या इस बार भारत के पूर्व में कलकत्ता पे हमला करने का प्रयास था या चिकन स्नैक के ऊपर कुछ बड़ा करने का प्रयास था? क्या भारत में एयर स्ट्राइक करने की तैयारी थी? क्या बांग्लादेशी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर कोलकाता पे बम गिराने की तैयारी थी या फिर चिकन स्नैक पे हमला करने की तैयारी थी? उस पर बात होगी। क्या हुआ, विस्तार में समझते हैं। बांग्लादेश के फॉर्मर एनएसए और प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान भारत आते हैं 7, 8 और 9 अप्रैल को, और यहां उनकी मुलाकात अजीत डोभाल और बहुत सारे लोगों से होती है। और बात यह होती है कि बांग्लादेश को 7,000 टन डीजल की जरूरत है और भारत उसके लिए हामी भर देता है। और भारत हामी भरता है करेंसी स्वैप के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो डॉलर है, उसकी कमी हो गई है। तो वो ये कहता है कि भैया ऐसा कर लीजिए, कुछ बांग्लादेशी रुपये आप रख लीजिए और उसके एवज में हमें भारतीय करेंसी में जो रुपए हैं वो दे दीजिए, और उसके एवज में हम कुछ खरीदारी कर लेंगे, और जब हमारे पास पैसा होगा कुछ उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा देकर हम आपको वापस कर देंगे जब हमारे पास समय होगा। तो करेंसी स्वैप की बात होती है। भारत दोनों ही चीजों के लिए, डीजल के लिए भी, करेंसी स्वैप के लिए भी हामी भर देता है। तो भारत में बहुत सारे लोगों के दिल पे सांप लौटता है, भैया ऐसा क्यों कर दिया? बांग्लादेश तो हमारा विरोधी है, मोहम्मद यूनुस तो हमारा विरोधी है, वहां तो जमात इस्लामी है, आप उन्हें डीजल क्यों दे रहे हो? बहुत लोगों को परेशानी हुई, लेकिन ज्यादा देर परेशानी रुकी नहीं। मात्र 15-20 दिन के अंदर पता लग गया कि असली खेल क्या था। हुआ यह कि अजीत डोभाल की तरफ से एक टिप दी जाती है खलीलुर रहमान को कि भैया जो तुम्हारी एयरफोर्स है ना, उसमें कुछ गड़बड़ है और बड़ी गड़बड़ है, और वो पूरी की पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनको सौंप दी जाती है। और उसके बाद जो शुरू होता है 20 अप्रैल को अचानक से पूरी बांग्लादेशी जितनी भी एयरफोर्स है, उनके सभी जवानों की, सभी सिविलियन स्टाफ की, हर एक की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती है और सभी को बेस पे वापस आने की बात होती है कि सब बेस पे आइए। और जैसे ही सब लोग बेस पे आते हैं, दोपहर के लगभग 3 बजे, शायद 21 अप्रैल के आसपास की बात है, सभी के फोन छीन लिए जाते हैं और वहां रोल कॉल होती है, एक तरीके से अटेंडेंस लगती है। और जब वहां अटेंडेंस लगती है तो उसमें से बहुत सारे एयरमैन और अधिकारी गायब मिलते हैं। क्यों गायब मिलते हैं? गायब इसलिए मिलते हैं क्योंकि बांग्लादेशी एयरफोर्स का यह मानना है कि कम से कम बांग्लादेश के 3 एयरबेस ऐसे थे जो सेबोटाज हो चुके थे, जिनके ऊपर इन लोगों ने एक तरीके से कब्जा कर लिया था। ये सारे लोग प्लांटेड थे। अब डायरेक्ट आईएसआई से रेडिकलाइज होकर आए, किस तरीके से आए? क्योंकि जब से ढाका के अंदर आईएसआई का सेल स्थापित हुआ है,
तब से वो अपनी जो निफेरियस एक्टिविटीज है, जो अपनी कुदृष्टि है, वो बांग्लादेश के ऊपर बना रहा है। धीरे धीरे हर सेगमेंट में वो घुसने का प्रयास करता है, और वो घुसता है बांग्लादेश के अंदर, इन एयर बेसिस के अंदर। और खबर ये है कि 2 शीर्ष अधिकारी, मतलब स्क्वाड्रन लीडर के स्तर के जो अधिकारी हैं वो, और 10 एयरमैन ये पकड़े जा चुके हैं, और 10 से ज्यादा गायब हैं। और जो ये गायब हुए हैं जितने एयरमैन, ये या तो पुर्तगाल भागे हैं, या पाकिस्तान भागे हैं, न्यूजीलैंड गए हैं, और टर्की गए हैं। यानी जब ये रेड होने वाली थी, उन्हें कहीं से ये इनपुट पता लग गया और वो वहां से भाग जाते हैं। कौन कौन से एयर बेसिस? एक एयरबेस तो ढाका का है, कुर्मिटोला एयरबेस है ढाका के अंदर, वहां से 2 एयरमैन पकड़े गए हैं। उसके अलावा तेजगांव एयरबेस है, उसके अलावा ज़हीरुल हक एयरबेस है, जसोर में है। ये 3-4 एयरबेस है जहां ये रेड हुई है और यहां ये लोग पकड़े गए हैं। जो कुर्मिटोला एयरबेस है ढाका के अंदर, जो आपको बिल्कुल राइट हैंड साइड में ऊपर जो रेड टिक है, वो मतलब ढाका के अंदर, ये सेंट्रल कमांड को देखता है। दरअसल इन लोगों की क्या तैयारी थी, आईएसआई की तैयारी क्या थी, कि इन लोगों के माध्यम से इन एयर बेसिस में अपने मोल्स भेजे जाएं, उन्हें सही जगह पर स्थापित किया जाए। उसके बाद जो इन एयर बेसिस के अंदर वेपनरी है, रडार सिस्टम है, ट्रेनिंग के माध्यम से अपने लोगों को घुसाया जाए। जो वहां पर फाइटर जेट्स हैं, उनके ऊपर कब्जा किया जाए। जो कुर्मिटोला का एयरबेस है, उसके अंदर शायद हफ्ता या 10 दिन पहले, या मुश्किल से 4-5 दिन पहले, एक नया एडवांस्ड रडार सिस्टम डिप्लॉय हुआ है, जिसका नाम है थेल्स GM403M। ये रडार सिस्टम है, और ये पूरे पूरे बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाके पर नजर रख सकता है। अगर आपके लोग वहां हैं, उन जगहों पर हैं, ट्रेनिंग स्टाफ के नाम पर हो, एयरमैन के नाम पर हो, स्क्वाड्रन लीडर्स के नाम पर हो, तो आपके पास वो एक्सेस होता है उस रडार सिस्टम का, कि भारत में, चिटागोंग में, ये चिकन स्नैक में, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में, आपका उधर त्रिपुरा में क्या चल रहा है, ये सब कुछ नजर रखी जा सकती है। साथ ही इसी कुर्मिटोला के अंदर आपके फाइटर जेट्स हैं, MiG-29 है, चेंगडू है, बहुत सारे कुछ करके हैं। सेंट्रल कमांड है ये। उसके अलावा जसोर में जो है, जो बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल से लगती हुई है, वहां पे आपकी 18 स्क्वाड्रन है, MTR रडार है वहां पर। चिटागोंग के अंदर ज़हीरुल हक एयरबेस है, वहां ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे आपका 25th स्क्वाड्रन है, वो तैनात किया गया है। कॉक्स बाजार में, तेजगांव में, तो आपने वो सब कुछ एक तरीके से आपने वो चीजें कब्जा की हैं, आपके लोग वहां मौजूद हैं। हमने एक कहानी सुनी है कि किस तरीके से जो इजरायली एयरफोर्स है, जो इजरायली मोसाद है खासकर, वो इराक के एक अधिकारी को, एक पायलट को अपनी तरफ मोड़ लेती है, और किस तरीके से MiG-29 जो समय का सबसे एडवांस जेट था, उसको लेकर वो सीधा इजराइल में पहुंच जाता है, और इजराइल रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस MiG-29 जो प्लेन है उसको सब कुछ जान लेती है। तो क्या आईएसआई यहां कुछ ऐसा ही करना चाह रही थी, कि इन प्लेन के माध्यम से इन पायलट्स को रेडिकलाइज कीजिए, अपने साथ लीजिए, उसके माध्यम से आप ना ही सिर्फ रडार से वो सारा डेटा अपने पास ले सकते हैं कि भारत के आसपास क्या चल रहा है। भैया पाकिस्तान तो पाकिस्तान के जो रडार हैं, जो वेस्टर्न फ्रंट पे हैं, वो ईस्टर्न में क्या चल रहा है वो तो नहीं बता सकते ना, लेकिन बांग्लादेश में जो लगा हुआ रडार है वो बता सकता है। तो आप उस डेटा को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और जब आपको ये लगे कि कल को संभावना ये है कि भैया हमें कुछ करना है, हमें अपना नाम नहीं खराब होना चाहिए, एलईटी का नाम नहीं खराब होना चाहिए, जेईएम का नाम नहीं खराब होना चाहिए, आपको क्या करना है? एक पायलट पकड़ना है जो हाईली रेडिकलाइज है, जो आपके पेरोल पे काम कर रहा है, जो आईएसआई के डेस्क के हिसाब से काम कर रहा है। एक प्लेन लेगा, उड़ना शुरू करेगा, भारतीय सीमा में घुसेगा, और जो उसे अब उसे कामाकाजी के तौर पर इस्तेमाल करे या फिर उससे कुछ भी अटैक करे, वो आसानी से कर सकता है। वो ठीक है, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव होंगे, उसको मार गिराएंगे, सब कुछ होगा, और हो सकता है कि भारत में घुसने से पहले ही भी मार गिरा दें। लेकिन आपने एक एस्केलेशन तो क्रिएट कर दी ना भारत और बांग्लादेश के बीच में, आपने एक सिचुएशन तो क्रिएट कर दी ना भारत और बांग्लादेश के बीच में।
पब्लिक तो कहेगी ना भैया बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तब तक आप पब्लिक को समझाएंगे भैया एक फ्रिंज एलिमेंट है, आईएसआई ने इसको इनकलकेट किया है, बहुत कुछ है। आप कब तक समझाएंगे पब्लिक को? तो ये प्रेशर होगा ना कि कुछ कीजिए, और वो चाहता है कि ये सब कुछ हो। और टीटीपी का नाम लिया गया, और जब ये पूरी रेड कंक्लूड होती है, अभी चल रही है, 100 से ज्यादा लोग अभी भी सस्पेक्ट हैं, तो कहा जाता है ये जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसने ये सब कुछ कराया है। मेरा एक सीधा सवाल है, टीटीपी काम करती है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां उसे सारे कार्यक्रम करने हैं, और उसका एक घोषित लक्ष्य है कि पाकिस्तान के अंदर शरिया स्थापित करना है। उसे बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं है, उसके पास वर्कफोर्स की कमी नहीं है, उसके कहां काम करना है उस जगह की कोई कमी नहीं है। और टीटीपी खुद कह रहा है भैया बांग्लादेश में ना हमारा बेस है, ना प्रेजेंस है, ना नेटवर्क है, ना ग्रुप है, कुछ भी नहीं है। और हम उस रडार के डेटा का लेके क्या करेंगे? उन बेसिस पे कब्जा करके उसकी जानकारी लेकर हम क्या करेंगे? हमें तो कोई मतलब नहीं है। हां, अगर किसी को मतलब है तो पाकिस्तान और आईएसआई को है, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीएस पे उसे चिकनेक्स पे नजर रखनी है। उसे पश्चिम बंगाल और जो उत्तर पूर्व भारत है उसमें एक कांस्टेंट थ्रेट का जो परसेप्शन है वो क्रिएट करे रखना है। लाल मुनीर हाट में डेवलप हो रहा है ना एयरबेस, चिकन स्नेक के बिल्कुल बराबर में। तो उस पूरे के पूरे एसेट को इस्तेमाल करने का प्रयास है। एयरफोर्स के रडार का डेटा हो, आपके पास हथियार हो, ट्रेन मैन पावर हो, और हो सकता है इसका इस्तेमाल करके कल को कू भी करने पड़ जाए कि भैया ढाका पे ही हमला कर दिया और हमने कू कर लिया। क्योंकि इसके अंदर 2 आर्मी पर्सनल भी गिरफ्तार हुए हैं, एक बैंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उससे जुड़े हुए 2 अधिकारी हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं, आर्मी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और ये तब हो रहा है जब बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वो मलेशिया के दौरे पर है, उसके पीछे सब कुछ चल रहा है। और पहले भी कम से कम भारत 2 इंस्टेंस पर उसका तख्ता पलट करने से बचा चुका है, वरना आर्मी चीफ को ही हटाने वाले थे। उनका कोई क्वार्टर मास्टर जनरल था, वो था आईएसआई के पेरोल पर, वो करने वाला था। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से ये लौटा था तो भारत ने जानकारी दी थी भैया ढाका मत उतरिएगा। दूसरे एयरपोर्ट पे वो उतरा था, तब उसकी जान बची थी। और भारत ने दोबारा टिप दी है कि तुम्हारी एयरफोर्स सैबोटाज हो चुकी है, उसका इस्तेमाल वो तुम्हारे अंदर भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी कर सकते हैं, और हमारे लिए सर्वेलेंस करके हमारे लिए खतरा उत्पन्न किया जा सकता है। और इसके लिए नाम दिया जा रहा है कि ये टीटीपी ने किया है, इसलिए ताकि उसे एक पैन ग्लोबल प्रेजेंस दी जा सके पाकिस्तान के द्वारा कि भैया देखो ये तो पाकिस्तान में भी काम करता है, ये तो बांग्लादेश में भी काम करता है। और फिर ये कहा जाए कि भैया देखो बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, भारत ने वहां एक आतंकवादी संगठन को प्रॉप अप किया है और उसने सारी जानकारी, मतलब ये सारा कार्यक्रम किया है, और भारत इसका इस्तेमाल करके बांग्लादेश को परेशान करना चाहता है और हमें परेशान करना चाहता है। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि टीटीपी का लेना एक न देने 2 बांग्लादेश में उसका मतलब ही नहीं है भैया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है कि पाकिस्तान के अंदर शरिया नाफिज हो, जो जिया उल हक चाहता था, जो निजाम मुस्तफा तुम्हारा इमरान खान चाहता था। और तुम कह रहे हो कि भैया वो बांग्लादेश में करेंगे। क्यों करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो ख्वाजा आसिफ कहता था कि इस बार हमला ईस्ट से होगा। तो क्या ईस्ट से हमला करने का यह तरीका था? और जो लोग भागे हैं, जो 4-5 एयरमैन भागे हैं, कहां गए हैं? पाकिस्तान। अगर वो टीटीपी का आदमी है तो वो पाकिस्तान क्यों जाएगा? उससे ज्यादा आसान है बॉर्डर पार करे, भारत में है। अगर वो टीटीपी का आदमी है वो टर्की क्यों जाएगा, जो तुम्हारा सहयोगी है? अगर वो टीटीपी का आदमी है वो पुर्तगाल क्यों जाएगा? आज पुर्तगाल में किस हद तक पाकिस्तानी बसे हैं, जाकर देखिए। खालिस्तान का जो डेस्क है आज पुर्तगाल से चल रहा है, टर्की से चल रहा है। तो टीटीपी का आदमी वहां क्यों जाएगा मरने के लिए? वहां तो नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब पूरा का पूरा एक सेट किया गया। अपना इस्तेमाल करेंगे तो भारत को एक्सक्यूज मिलेगा, ऑपरेशन सिंधु 2 शुरू होगा, लश्कर तैयबा, मोमिनात हो, जमात मोमिनात और सब कुछ हो, इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमसे कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा।
एक नई फाइल खोली जाए, वो बांग्लादेश से खोली जाए, बांग्लादेश की एयरफोर्स में से जो रेडिकलाइज्ड अधिकारी हैं, जो रेडिकलाइज्ड जवान हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए। भैया आर्मी का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन जो आर्मी चीफ बैठा है वो फिलहाल शायद करना संभव नहीं है, और उससे इतना खतरा भी नहीं होगा, इतना पोटेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ एयरफोर्स बड़ी खतरनाक है, उसका इस्तेमाल किया जाए। पूरा का पूरा प्लान उस तरीके से सेट किया गया। लेकिन भारत की एक टिप, 7,000 टन डीजल उसने ये सुनिश्चित किया, और भारत फ्री में नहीं दे रहा है, उसने ये सुनिश्चित किया कि भारत के चिकन स्नैक भी सुरक्षित रहे, वेस्ट बंगाल भी सुरक्षित रहे, या जहां पर भी उनका टारगेट हो सकता था। और खासकर चुनाव के दौरान अगर ये इंसिडेंट होता तो ममता बनर्जी खुलकर कहती कि देखिए बंगालियों को दिल्ली वाले सुरक्षित नहीं रख पाए। जब जम्मू कश्मीर में होता है, पंजाब में होता है, तो ये जवाब देते हैं, ये अब जवाब नहीं दे रहे। और ममता बनर्जी पहले भी कह चुकी हैं इस तरह की कुछ बातें, और वही हुआ। और जो लगातार मॉक ड्रिल हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी नोटेम लगे हुए हैं, जो लगातार मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, और सारे जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं उन सभी के अंदर हो रही है, लगातार मॉक ड्रिल्स हैं। और मॉक ड्रिल इसलिए हैं कि भारत अपनी प्रिपेयर्डनेस को तलाश रहा है कि भैया पिछली बार हमें जवाब देने में 2 हफ्ते लग गए थे, 22 या 23 तारीख में पहलगाम हुआ था, और उसके बाद 17 तारीख में जाकर हमने जवाब दिया था, 2 हफ्ते से ज्यादा का समय लगा था। क्या इस बार वो काम 12 घंटे में हो सकता है क्या? 10 घंटे में हो सकता है क्या? जनता उसके लिए तैयार है क्या? इसलिए बार बार नो टाइम हो रहे हैं, बार बार एक्सरसाइजेस हो रही हैं, बार बार आपके मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं। जनता से लेकर और सेना के और एयरफोर्स के या आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उन सबको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जो मुनीर है वो करे बिना मानेगा नहीं, और फिर उसके बजना ही ये तय है। इस बार बांग्लादेश से इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया, लेकिन एक मैं हमेशा ये मानता हूं कि भैया बांग्लादेश को भारत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि एक जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो जो दाई होती है या कहें जो उसकी मां होती है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो भारत बांग्लादेश को भली भांति अंदर तक जानता है। शेख मुजीबुर रहमान को भी कहा था कि भैया तुम्हारा असैसिनेशन होने वाला है, नहीं माने। आरएन काउल बाकायदा पर्सनली जाकर मीट किए थे, नहीं माने, तो क्या नतीजा हुआ? शेख हसीना मानी तो बच गई, वकरुज्जमान माना तो बच गया, अब खलीलुर रहमान ने माना तो इस सबुटाज से बच गया। मानोगे तो बचोगे, नहीं मानोगे तो भैया तुम्हारी बजनी है, ये तय है। खैर, इस पे और जो डेवलपमेंट आएगी वो लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।